हाय स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो का प्रयोग 11th, 12th एंड 9th में भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सहज तरीके से मोलों की संख्या ज्ञात करना बताएंगे। आपको शायद पता होगा मोल क्या होता है। जो बच्चे मोल के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको बता दें, मोल जो होता है पदार्थ की सातवीं इकाई। मूल भौतिक राशियों में सातवीं जो मूल भौतिक होती है पदार्थ की मात्रा, अर्थात पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है मोल, जो किसी भी पदार्थ को मापते हैं मोल में मापते हैं। दूसरी बात, जो आपके विलयन में मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव से लेकर के ये जब क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मोलों की संख्या निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मोलों की संख्या निकालना बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं आज। लेकिन केमिस्ट्री में, इसके पहले आप लोग केमिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिएगा, केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों का मतलब एक होता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? भार और द्रव्यमान का मतलब दोनों होता है, जबकि फिजिक्स में देखेंगे दोनों डिवाइड है। फिजिक्स में देखेंगे भार अलग है, द्रव्यमान अलग है। लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आप ध्यान दीजिएगा भार या द्रव्यमान का मतलब एक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोलों की संख्या क्या होती है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार। अब बहुत से बच्चे जो है पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ का अणुभार नहीं समझ रहे होंगे। पदार्थ का मतलब होता है भार, मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। हम जिस चीज को जोखते हैं, जैसे नमक है, क्या है? नमक है। नमक है जो मान लीजिए कहा 46 ग्राम नमक, कितना ग्राम नमक? 46 ग्राम नमक बोल दिया। तो ये 46 ग्राम जो नमक बोला है, ये इसका द्रव्यमान या भार है। क्या है? द्रव्यमान या भार है। हमने क्या बोला? नमक बोला। ये नमक मतलब NaCl, नमक मतलब NaCl। हमने जो 46 ग्राम बोला, ग्राम समझ जाए कि भार मतलब इसको जोक रहे हैं आप। समझ, अगर नहीं समझ में आता उस तरह तो जोक रहे हैं, माप रहे हैं, तोल रहे हैं ना, इसको टुकड़े टुकड़े 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, जो भी आएगा ये नमक की मात्रा को। लेकिन अणुभार फिक्स होता है। भार द्रव्यमान बदलता रहता है, कभी 46 ग्राम, कभी 50 ग्राम, कभी 70 ग्राम, कभी 80 ग्राम, कभी 100 ग्राम। लेकिन इसका जो अणुभार होता है, जो इसमें एलिमेंट उपस्थित होते हैं, जो तत्व उपस्थित होते हैं, उनका एटॉमिक मास फिक्स होता है। उनको जो योग करके इसका सूत्र द्रव्यमान निकलेगा। क्या निकलेगा? सूत्र द्रव्यमान निकलेगा। जैसे हमने बोला कि 46 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम NaCl में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन यही है, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें नमक के कितने मोल होंगे ये बताना हमको। संख्या पूछ रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन बोल दिए, संख्या क्या। तो आपको हमने बता दिया कि पदार्थ की संख्या मतलब मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे पदार्थ का अणुभार। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान मतलब जो जोखा जा रहा है, जो तोला जा रहा है, जो आपको 1-2 ग्राम कर रहे हैं वो होता है, और अणुभार में फिक्स होता है। यानी सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कमेंट में दीजिए जल्दी से, बताइए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कितना होता है? ये नहीं याद आ रहा है, कुछ बच्चे जल्दी से दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो होता है 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। उसी में क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 होता है। इसका जो एटॉमिक मास होता है 30.5 होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है 23 होता है। तो हमको क्या निकालना भी जरूरी है? देखो, पहला तो चीज क्लियर हो गया, 46 ग्राम बोला NaCl है, आपका मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब द्रव्यमान तो फिक्स कर दिया 46 ग्राम, बट आपको और भार निकालना पड़ेगा। और कब ज्ञात होगा? जब आपको एटॉमिक मास याद रहेगा तब। जैसे ये है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। तो इस प्रकार से इसका एटॉमिक मास निकल कर आता है 23 प्लस 35.5, तो जोड़िए आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा। इसका जो आपको बता दें, जो पदार्थ का अणुभार का मात्रक होता है ना, कितने लोगों को पता है? सोचिए 1 मिनट 2 मिनट, कितने लोगों को पता है? पदार्थ जो अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल होता है। क्या होता है? ग्राम प्रति मोल होता है। तो याद रखिएगा, अर्थात इसका कहने का सेंस क्या है?
समझो, ये देखो केमिस्ट्री है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ग्राम प्रति मोल, इसका एटॉमिक मास मतलब इसका जो सूत्र देखिए बाबू, ये सूत्र में रहता है, इसलिए सूत्र द्रव्यमान कहते हैं इसको, कहीं कहीं पर अणुभार कहते हैं। तो सूत्र द्रव्यमान, अणुभार, ये सब लगभग एक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कब बच्चे कंफ्यूज कैसी होती है ना, हम बता दें। देखो पदार्थ का अणुभार बोले या सूत्र द्रव्यमान बोले या सूत्र द्रव्यमान बोले या मोलर द्रव्यमान बोले, क्या बोले, मोलर द्रव्यमान बोले, नो प्रॉब्लम। सूत्र द्रव्यमान बोले तब भी नो प्रॉब्लम। बतिया कै है, बतिया एक है। कैसे, एक इंसान है ना, जैसे आप हम जैसे इंसान है, अभी छोटा है तो मम्मी का बेटा कहलाएगा, बड़ा किसी का भाई, वही लड़का किसी का भाई होगा, किसी का बड़ा होने के बाद किसी का चाचा हो जाएगा, अगर उसकी शादी होगी किसी का पति हो जाएगा। तो कहने का तरीका एक है, इंसान तो एक है लेकिन जगह जगह पे उसके पुकारने वाले अलग हैं, जगह जगह पे पुकारने वाले अलग हैं। तो यहाँ पर देखो पदार्थ का अणुभार है, तो पदार्थ के पदों में देखिए अणुओं की संख्या यहाँ पर रहेगा तो अणुभार कहलाएगा, सूत्र के रूप में रहेगा सूत्र द्रव्यमान कहलाएगा। अगर ये इसका एक संगठन है मतलब इसको कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। तो कहीं तरीका है इसके, कहीं लोग जगह जगह अलग नाम रखते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अणुभार बोले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सूत्र द्रव्यमान बोले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका मतलब एक है, सबका मतलब क्या है, एक है। तो बताओ इसका मतलब क्या है, ग्राम प्रति मोल होता है इसका एटॉमिक मास का, जो एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार सूत्र द्रव्यमान का जो होता है। इसका अर्थ हुआ कि एक मोल में 58.5 ग्राम है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कितना था, हमने बताया कि 46 ग्राम इनिशियल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। देखिए मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा कितनी है, देखो मात्रा बोले या द्रव्यमान बोले, मात्रा बोले या द्रव्यमान बोले या भार बोले, तीनों का अर्थ एक है, नो डाउट। इसमें से कुछ भी बोले, इसमें कोई डाउट करना ही नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है। अब कुछ बच्चे याद कर लिए पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे पदार्थ का भार, उनको समझ में नहीं आ रहा, दे दिया मात्रा, कंफ्यूज, मात्रा दिया है तो नहीं कोई प्रॉब्लम, भार दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भार का अणु जुड़ गया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। अणु जुड़ेगा तो क्योंकि दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो अणु मतलब होता है कि संगठन उसका फिक्स रहता है, ध्यान दीजिए। तो बताओ कितना होता है इसका, देखो एटॉमिक मतलब इसका द्रव्यमान कितना है, मात्रा कितनी है, 46 है, कितना है 46, और इसका कितना 58.5 है, 58.5 है। अब जरा ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करना है। और आधे बच्चे तो हमको लगता है ना वो गुणा भाग में नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों के अंदर अगर कमी होगी ना उसको सुधार लीजिएगा, क्योंकि गुणा भाग नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में सॉल्व वाल नहीं लग पाएंगे। तो अधिकांश बच्चों को ऐसा गुणा देख लिए दशमलव वाला सर जी कैसे लगेगा, है ना, सॉल्व करके काटना तक का बताना पड़ जाता है गधों को। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए नीचे एक अंक पे दशमलव है, ऊपर एक अंक पे लगा दीजिए 4, देखिए एक तो जीरो बढ़ा दो, नीचे एक अंक दशमलव ऊपर जीरो बढ़ा दो, 460 बट्टे 585। अब ये किससे कटेगा, डिवाइडेशन रूल होना चाहिए। कुछ संख्याएं कब करती हैं, जैसे 2 कब करता है, 2 तभी कब, वही मतलब कुछ संख्याएं 2 से कब करती हैं, जब उसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0। जिस संख्या के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0, वो 2 से कट जाता है। और जिस संख्या को जोड़ने के बाद आंसर जो जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ये लिख दिया 9 मतलब ये लिख दिया कितना 59 लिख दिया। अब 59 अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसमें देखते हैं 5 9 5 14, मतलब इसका योगफल आएगा। अगर योगफल 3 से कटता है तो 3 से कटेगी, नहीं तो एक और लिखते हैं, हम लिख देते हैं हम 6 63 लिख दिए, कितना लिख दिए 63। अब आप चेक करने के लिए 3 से नहीं जाओगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, हम आपको बता रहे हैं, बस दोनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9, 6 3 9, 9 आ गया। अब 2 को 3 से काट सकते हैं, अर्थात ये भी 3 से कट जाएगा। तो डिवाइडेशन रूल आना चाहिए। अब ये संख्या कैसे सरल होगी, कैसे छोटे रूपों में होगी, आपको नहीं आता है तो समझ लो थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब तो होगा, क्योंकि आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाबू पहले क्या करिए, 0 और 5 है, 5 से डिवाइडेशन का रूल होता है। 5 नंबर से कौन संख्या कटती है, जिसके लास्ट में 0 हो और जिसके लास्ट में 5 हो, और जिसके लास्ट में 0 होगा वो भी 5 से कट जाएगा, जिसके लास्ट में 5 होगा वो भी 5 से कट जाएगा। तो बताओ किससे काटेंगे, 5 से। अब देखो 46 से 5 9 जा 45, 1 बचा 0, 10 हो गया, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बचा, कितना बचा 3, तो 3 के पीछे लग जाएगा 5 और 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। अर्थात जो इसमें मोल आया 92/117 आया, 92/117 आया।
तो यहाँ पर इसके एक मोल मतलब जो 46 ग्राम NaCl है, इसका इतना ग्राम मिलकर के इतने मतलब इतने ग्राम में इतने मोल होंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा फ्रैक्शन वाला आ गया, आपको थोड़ा दिमाग में थोड़ा ओवरलैप करता होगा। हम नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझाते हैं, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, जैसे क्वेश्चन दे दिया हमने कि 46 ग्राम, चलो 46 से स्टार्ट करते हैं, 46 बोल दिया, 46 ग्राम, 46 ग्राम सोडियम, 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? 46 ग्राम सोडियम में, यानी कि सोडियम कहते हैं, में कितने मोल होंगे भैया? आप कैलकुलेशन कीजिए, मोल होंगे, राइट। 46 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे, इस चीज को अगर आपको जानना है तो देखिए क्या होगा। मोलों की संख्या ज्ञात करनी, हमने बता दिया ना, ग्राम मतलब जोखा जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जोखा जा रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो मोल बराबर, पहले आपको मात्रा मतलब पदार्थ का द्रव्यमान क्या मिला, पदार्थ का जो द्रव्यमान क्या मिला, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर 46 ग्राम, कितना ग्राम? 46 ग्राम। अब सोडियम का अभी पीछे बताए हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, अर्थात 23 मोल प्रति ग्राम, सॉरी 23 ग्राम प्रति मोल होता है। अभी हमने बताया ना, इसका एटॉमिक मास का जो भार मतलब किसी भी तत्व का जो वो मतलब जो अणुभार होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, उसका मात्रा क्या होता है? ग्राम प्रति मोल होता है। तो क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मोलों की संख्या ज्ञात करना, n बराबर कितनी मात्रा है इसकी? 46/23, 46/23, 46 से कम 46, 46 गुना 23 अर्थात 2 मोल। अर्थात यहाँ पर जो सोडियम का, ये जो सोडियम है, सोडियम के 2 मोल में 46 ग्राम होंगे। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड से पूछा था, इंटर के बोर्ड में पूछा था कि 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे, 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं कि 90 ग्राम जल में भाई कितने मोल होंगे। ध्यान देना है, आपको कुछ नहीं करना, पूरा आसान है ना। हो तो अब आपको अगर समझ में आ गया हो निकाल कर कमेंट करिए, तो लेकिन हम बताते हैं, वीडियो पुश करके उसको लगाने का प्रयास करिए। देखिए क्वेश्चन है कि 90 ग्राम जल में कितना मोल होता है भैया? होंगे, यही बोल दिया क्वेश्चन। अब बच्चा जो नहीं पढ़ा है मोल कंफ्यूज। अब मोल तो बेसिक चीज से 12th में इसका यूज है, 11th में भी यूज है, लेकिन मोल की बात तो 11th में पढ़ना है। आप 12th में चले कैसे पढ़ेंगे? तो हमारी वीडियो से पूरा समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, एकदम आराम से हो जाए। ध्यान दीजिए, 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? क्वेश्चन आपका बन गया, 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है? जल की मात्रा हमने बोला, मात्रा या भार या द्रव्यमान कुछ भी बोलो, जल की मात्रा 90 ग्राम। कितना ग्राम? 90 ग्राम है। और ये बताइए जल का अणुभार कितना होता है? H2O का अणुभार कितना होता है? कमेंट करिए, याद है नहीं याद है? अभी बताया, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हाइड्रोजन का एक एटम का जो भार होता है 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा इसका अणुभार? 16 प्लस 2 गुणे 1। यहाँ पर 2 गुणे 1 किसे है? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और इसलिए यहाँ पर 2 गुणे 1 आया, लेकिन ऑक्सीजन अकेले इसलिए 16 है। 16 2 18 हो जाएगा, 18। फिर मात्रा बोलो ग्राम प्रति मोल, क्या होगा? ग्राम प्रति मोल। इसके मोलों की संख्या ज्ञात करना है, n बराबर, सूत्र नहीं ज्ञात होगा फिर भी हम बता सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा फार्मूला का यूज कर लोगे तुम्हारे लिए और बेटर समझने का तरीका हो जाएगा। तो 90/18, विलय की मात्रा मतलब जल की मात्रा कितना? 90 और भार कितना? 18, 18 × 90, 5 मोल आ गया। कितना आ गया? 5 मोल आ गया। किसी बुक में आप कई टाइप क्वेश्चन बोल दिया, 180 ग्राम जल में, 90 ग्राम जल में, अगर 72 ग्राम जल में बोल दिया, तो ऐसे ही करना है आपको। जल का जो तो द्रव्यमान फिक्स रहेगा, सॉरी अणुभार और सूत्र द्रव्यमान या मोल द्रव्यमान कुछ भी बोलो, अणुभार फिक्स रहेगा, लेकिन द्रव्यमान बदलता रहेगा। कहीं पर कोई 5 ग्राम बोल दिया, कोई 10 ग्राम बोल दिया, कहीं पर 20 ग्राम बोल दिया, कहीं पर 100 ग्राम बोल दिया। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी तत्व हो गया, जैसे दे दिया जाए, कोई एग्जाम्पल और उठाते हैं आप लोगों को, 134 ग्राम क्वेश्चन दे दिया,
134 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे भैया? कितने मोल होंगे बताइए? 134 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? इसका जो भार क्या दिया है? 134 ग्राम दिया है। इसका जो भार क्या दिया है? 134 ग्राम दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है? इसके मोलों की संख्या। क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या पूछ रहा है। तो बताओ, कार्बन होता है ना, कार्बन का 1 का 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है? 1 का 16 होता है। तो इसका भार कितना होगा CO2 का? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 और प्लस 12, तो कितना हुआ? 2 2 4, 3 1 4 1 5 54 हो गया। कितना हो गया? 2 2 4 3 1 सॉरी 44 हो गया। 44 हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। CO2 के मोलों की संख्या, NCO2 मतलब CO2 के मोल की मोलों की संख्या देखो कितना? 134/44, 134/44। अब देखिए क्या सॉल्व होता है? 2 से कटता है, देख चेक करते हैं। 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 4 है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 छक 12 बचा 1, 2 7 14, 67/22 आया। कितना आ गया? 67/22 आ गया। तो अर्थात विभाग करिए 6 7 भागे 22, तो 22 दिया, 66 बचा 1, 10 में बढ़ाएंगे 0 नहीं आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22 20 25 100, 22 25 नहीं होगा, 22 चौको होगा, 2 चौक 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अर्थात इसका जो आएगा इतना, या कह सकते 3.04 मोल आ जाएगा। इस प्रकार से मोलों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसको एक बार फिर ना, अगर नहीं समझ में आया एक बार पुनः देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? उसका भार बटे अणुभार, भार बोले या द्रव्यमान बोले या फिर उसका सूत्र द्रव्यमात्रा पूछे, कुछ भी पूछे वही रहेगा। लेकिन अगर अणुभार की बात करें या मोल द्रव्यमान की बात करें, अगर सूत्र द्रव्यमान की बात करें, तीनों का मतलब एक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।